हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की भी आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, बहुत शानदार एमसीक्यू अपन आज लगाने वाले हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार के, जिसका नाम है परिनियम और अध्यादेश, जिसको हम स्टैट्यूट और ऑर्डिनेंस बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 3 का। यहाँ से हर बारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, सेम ऐसी ही पीडीएफ आपको हमारे नोट्स में, एमसीक्यू बैच में, नोट्स में, सब में इसी प्रकार की कलरफुल और बहुत ही अच्छी पीडीएफ आपको मिलने वाली है। बहुत ही आउटस्टैंडिंग नोट्स आपको मिलने वाले हैं, जो अगर आप सुपर 100 बैच लेंगे तो उन नोट्स का प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। और अगर आप एमसीक्यू कोर्स लेना चाहते हैं तो 199 में आप हमारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एमसीक्यू कोर्स ले सकते हैं, जिसके क्वेश्चन कुछ इसी जो मैं पढ़ा रही हूँ इसी फॉर्मेट में रहते हैं, और ये क्वेश्चन भी वहीं से लिए गए क्वेश्चन रहता है। जस्ट नीचे इसका ये आंसर लिखा हुआ है, तो आप बहुत आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहीं जा रहे हैं, चल रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में हैं, तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन की पीडीएफ ओपन करके अपना क्वेश्चन से कर सकते हैं। आपको बहुत नीचे नहीं जाना है, तुरंत उसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। एक बार आप पीडीएफ को विथ आंसर पढ़ सकते हो, विदाउट आंसर पढ़ सकते हो, ऐसे आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और हमारा जो एमसीक्यू कोर्स है जो 199 वाला है, वो भी बहुत बेस्ट है। हर टॉपिक के आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। साथ ही साथ में अगर आप एमसीक्यू के साथ आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इंटरव्यू भी देना है, तो आप हमारा एमसीक्यू प्लस नोट्स का कोर्स भी ले सकते हैं, जिसका चार्ज 499 है, जिसमें पार्ट बी के एमसीक्यू और नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन आप चाहते हो कि आपको पढ़ना भी है, क्लास भी मिल जाए बहुत शानदार तरीके से, तो एमसीक्यू प्लस नोट्स के साथ आप हमारी क्लास वाला बैच भी ले सकते हैं, पार्ट बी का, जिसका चार्ज है 799 है ना। और ये हमारे इन तीनों बैचेस के साथ आपको टेलीग्राम भी मिलेगा, इसमें आपको व्हाट्सअप भी मिलेगा, इसमें आपको टेलीग्राम पर टेस्ट ग्रुप भी मिलेगा और एक प्रैक्टिस ग्रुप भी मिलेगा, जहाँ पर हर संडे आपको टेस्ट भी फ्री दिए जाते हैं और प्रैक्टिस भी रोजाना कराई जाती है। रोजाना जो क्लास होती है उसकी रात को प्रैक्टिस होती है। इसके अलावा हमारा सबसे बेस्ट बैच है सुपर 100 बैच। सुपर 100 बैच जो कि अभी 1499 का आ रहा है, और इसमें आपका पार्ट ए भी कवर होगा, पार्ट बी भी कवर होगा, इसमें एमसीक्यू भी दिए जाएंगे, इसमें पीवाईक्यू भी दिए जाएंगे, इसमें आपको जो टेस्ट सीरीज भी मिलेगी जो टेलीग्राम पर होते हैं। इसके अलावा इसकी सबसे अच्छी खास बात, इसमें जो पार्ट है पूरा ट्रिक से कराया जाएगा, और जो टेस्ट होते हैं वो टेलीग्राम पर लिए जाएंगे, और इसके नोट्स का आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। ये 1499 वाले बैच की खासियत है। ठीक है, बाकी अपन आगे देखेंगे इसका रिव्यू। पहला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय के जो परिनियम हैं उनको बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो विश्वविद्यालय के जो परिनियम है वो कार्य परिषद को बनाने का उसका अधिकार होता है। मतलब परिनियम को कौन बनाता है? कार्य परिषद उसको बनाती है, मतलब उसको एग्जीक्यूट करती है, कार्य परिषद ही करती है। परिनियम मतलब क्या होता है? एक नियमों का संग्रह होता है जिससे कोई भी विश्वविद्यालय चलता है। अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत परिनियम का उल्लेख है? अधिनियम की किस धारा में? मतलब मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम की, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय 1973 एक्ट की किस धारा में परिनियम का उल्लेख किया गया है? तो धारा 35 में किया गया है। धारा 35 में क्या किया गया है? धारा 35 में परिनियम का उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है? धारा 35 में परिनियम का उल्लेख किया गया है। ठीक है, परिनियम क्या होता है? इसको हम स्टैच्यू बोलते हैं, याद रखना, स्टैच्यूएट्स बोलते हैं, है ना। और ये किसी भी विश्वविद्यालय के लिए एक बोल सकते हैं नियम से भी एक छोटी चीज़ होती है। ये नियम के अंतर्गत आती है और नियम को एक और भी ज़्यादा स्पष्ट कर देती है। ठीक है, तो ये याद रखना किस धारा में है? अधिनियम की धारा 35 में परिनियम का वर्णन किया गया है। अगला है, परिनियम को अंततः किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? तो परिनियम को अंततः मतलब कार्य परिषद के बाद में उसको चांसलर की भी स्वीकृति आवश्यक होती है। तो परिनियम को अंततः किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? तो कुलाधिपति की स्वीकृति परिनियम को अंततः होती है। अगला है, कौन सा परिनियम उन प्रक्रियाओं और मानकों को बताता है जिसका पालन किसी भी संस्था को करना अनिवार्य होता है? तो ऐसा कौन सा परिनियम है? तो जो होता है 27वां परिनियम। 27वां परिनियम क्या बताता है? जो परिनियम 27 है वो क्या बताता है कि वो ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिसका पालन सारी ही संस्था को करना रहता है। तो पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा परिनियम है जो उन प्रक्रियाओं और मानकों को बताता है जिसका पालन किसी भी संस्था को करना रहता है? तो कौन सा ऐसा परिनियम होता है? तो वो होता है परिनियम 27। कौन सा ऐसा परिनियम होता है? परिनियम 27 ऐसा होता है जिसका पालन सबको करना होता है। जिसका पालन क्या करना रहता है? सबको करना होता है।
मतलब पूरी संस्था को परिनियम का पालन करना रहता है। ऐसा कौन सा परिनियम है? परिनियम 27 होता है। जबकि परिनियम 28 जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो, तो उसको हम अध्यापक कोड बोलते हैं, अध्यापक संहिता बोलते हैं। जितने भी लेक्चरर्स वगैरह की नियुक्ति होती है ना, ये 28 के तहत होती है। और 27 क्या होता है? जो उसका मतलब पालन सबको करना होता है। एक बोल सकते हैं एक लिखित कानून होता है ये परिनियम। जैसे किसी विधिक निकाय, जैसे विश्वविद्यालय या कोई संसद द्वारा पारित किया गया हो, कोई अधिकृत संस्था द्वारा जैसे पारित किया जाता है, और जो अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए जाते हैं। इनके पास किसकी शक्ति होती है? इनके पास अधिनियम की शक्ति होती है। महाविद्यालय कोड कौन सा परिनियम कहलाता है? मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत महाविद्यालय कोड क्या होता है? 28। इसी के तहत जितनी भी नियुक्तियां होती हैं कॉलेज कोड 28 के तहत ही होती है, जो मुख्य रूप से निजी महाविद्यालयों में शिक्षकों और प्राचार्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इस नियम के तहत एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है, और इसमें यूजीसी वगैरह के जो उनको अनुदान देते हैं उनके अंतर्गत दिए गए नियमों का पालन भी करना रहता है। तो महाविद्यालय कोड कौन सा परिनियम कहलाता है? परिनियम 28 कहलाता है। अगला है महाविद्यालय का जो संगठन है वो किस परिनियम में है? महाविद्यालय का संगठन किस परिनियम में है? 26। 27 में क्या है? जिस मानक होते हैं जिसका पालन किसी भी विश्वविद्यालय को करना होता है। 28 में क्या है? कॉलेज कोड है। कॉलेज कोड क्या है? 28 में है। और 26 क्या है? महाविद्यालय का संगठन है। मतलब प्रत्येक जो संबद्ध महाविद्यालय का अपना एक निकाय होगा। ये निकाय महाविद्यालय के प्रबंधन और प्रशासन के लिए मतलब जिम्मेदार होगा। इसमें टीचर होंगे, इसमें दानदाता रहेंगे जो महाविद्यालय को दान देते हैं, शिक्षकों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से महाविद्यालय का भी एक संगठन होता है जो कई सदस्यों से मिलकर बना होता है। तो ऐसा किस परिनियम में बोला गया है? ऐसा परिनियम 26 में बोला गया है। अगला है, किस परिनियम के अनुसार प्रत्येक संबद्ध निजी महाविद्यालय का प्रबंधन एक शासी निकाय द्वारा किया जाएगा? ऐसा किस में बोला गया है कि प्रत्येक संबद्ध निजी जो महाविद्यालय है उसका प्रबंधन एक निकाय द्वारा किया जाएगा? तो ये किस में बोला गया है? परिनियम 28 में बोला गया है। किस परिनियम के अनुसार प्रत्येक संबद्ध निजी विश्वविद्यालय का प्रबंधन एक शासी निकाय द्वारा किया जाएगा? ये दोनों ही इस बारे में बताते हैं। जबकि जो 28 है ये महाविद्यालय कोड के बारे में बताता है। मतलब ये बता रहा है कि प्रत्येक महाविद्यालय के लिए एक कोड होना आवश्यक है, एक टीचिंग कोड होना आवश्यक होता है। मतलब बोल सकते हैं कि टीचिंग की जो नियुक्ति होती है, टीचर्स की जो नियुक्ति होती है वो इस कोड के अंतर्गत होती है ना। तो ये हो गया टीचर की नियुक्ति के बारे में। अब ये टीचर की नियुक्ति या सदस्यों की नियुक्ति होगी, इससे महाविद्यालय का एक शासी निकाय बनेगा। इसके अलावा परिनियम 26 भी ये कहता है कि निजी विश्वविद्यालय का प्रबंधन एक शासी निकाय द्वारा किया जाएगा। तो ये भी इसका आंसर होगा। अगर इन दोनों में देखें तो 26 राइट होगा। अगर 26 ऑप्शन में नहीं दिया हो, 28 दिया हो, तो 28 इसका हो जाएगा। महाविद्यालय की सभी अचल संपत्ति, वित्तीय प्रबंधन और सामान्य प्रशासन जो होगा इसी शासी निकाय द्वारा किया जाएगा। शासी निकाय में महाविद्यालय की स्थापना करने वाली संस्था आ जाती हैं, संस्था के प्रतिनिधि आ जाते हैं, विश्वविद्यालय द्वारा नामित प्रतिनिधि आ जाते हैं, महाविद्यालयों के शिक्षकों के प्रतिनिधि आ जाते हैं, ये सारे आ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? परिनियम 26 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, महाविद्यालय विकास परिषद का गठन किस परिनियम के अंतर्गत किया गया है? महाविद्यालय विकास परिषद होगी, इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया है? तो इसका गठन किया गया है 27 के अंतर्गत। परिनियम 27 के अंतर्गत किया गया है। इसके अलावा 39 के अंतर्गत भी किया गया है। देखो अभी कुछ परिनियम को अपडेट भी किया गया है। अभी 2019-20 में कुछ परिनियम को अपडेट भी किया गया है, तो याद रखना है ना। तो वो जो महाविद्यालय विकास परिषद का गठन होगा वो किसके अंतर्गत होगा? 27 के अंतर्गत होगा। जबकि नया जो अभी संशोधन हुआ है उसमें ये बताया गया है कि परिनियम 39 के अंतर्गत महाविद्यालय विकास परिषद का गठन होगा, है ना। विश्वविद्यालय द्वारा गठित एक निरीक्षण समिति होती है जो कॉलेज का दौरा करती है और परिनियम 27 की शर्तों के आधार पर अपनी रिपोर्ट बताती है,
जिसके बाद ही संबद्धता प्रदान की जाती है, ऐसा परिनियम 27 में कहा गया है। तो यह जो समिति बनी रहेगी उसी समिति को हम बोलते हैं महाविद्यालय विकास परिषद। तो किस में किया गया है? परिनियम 27 में इसकी बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, समन्वय समिति जिसके अध्यक्ष कुलाधिपति होते हैं, इसका वर्णन किस परिनियम में कहा गया है? इसका वर्णन परिनियम 1 में किया गया है। समन्वय समिति जिसके अध्यक्ष कुलाधिपति होते हैं, किस परिनियम में इसका वर्णन है? परिनियम 1 किस में है? किस स्टैट्यूट्स में इसका वर्णन किया गया है? तो परिनियम 1 जो है वो समन्वय समिति के बारे में बताती है, जिसके अध्यक्ष कुलाधिपति होते हैं। इसमें सदस्य जो होते हैं कुलपति होते हैं, सभी विश्वविद्यालयों के सचिव जो होते हैं उच्च शिक्षा विभाग के शामिल होते हैं, जो कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच अलग अलग, एक राज्य में 2 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं, अब उनके बीच जो तालमेल होता है ना, कोऑर्डिनेशन है, उसको बनाए रखने का काम ये समन्वय समिति करती है। इसका वर्णन किस परिनियम में किया गया है? इसका वर्णन जो है परिनियम 1 में किया गया है। अगला है, विधियों के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? विधियों के निर्माण की प्रक्रिया को हम परिनियम कहते हैं, इसमें बहुत सारे नियम आ जाते हैं। समन्वय समिति द्वारा ही परिनियम तैयार किए जाते हैं, ऐसा किस धारा में बोला गया है? धारा 36 में बोला गया है ना। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम की किस धारा में ये बताया गया है कि समन्वय समिति द्वारा परिनियम तैयार किए जाते हैं? तो समन्वय समिति द्वारा परिनियम तैयार किए जाते हैं, ऐसा किस में बोला गया है? ऐसा धारा 36 में बोला गया है। कॉलेज की संबद्धता देने आवेदन शैक्षणिक सत्र शुरू करने हेतु कितने माह पहले आवेदन करना रहता है? 6 महीने पहले आवेदन करना रहता है। यदि किसी कॉलेज को, किसी विश्वविद्यालय की संबद्धता लेना है, एफिलिएशन लेना है, तो कॉलेज को आवेदन करना पड़ेगा। तो कितने माह पहले? शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है तो शैक्षणिक सत्र शुरू होने से कितने माह पहले उसको आवेदन करना रहता है? तो 6 माह पहले करना होता है। अगला है, निरीक्षण समिति का गठन कॉलेज की संबद्धता के लिए कौन करता है? कार्य परिषद करती है। ये निरीक्षण समिति ही जाकर देखेगी कॉलेज को सच में ही दिया जाए क्या नहीं दिया जाए, संबद्धता प्रदान करना है या नहीं करना है। तो ये कौन करता है? ये काम कार्य परिषद करती है। निरीक्षण समिति की रिपोर्ट किसके समक्ष रखी जाती है? कार्य परिषद निरीक्षण समिति की रिपोर्ट किसके समक्ष रखेगी? विद्या परिषद के समक्ष रखेगी, जिसको हम एकेडमिक काउंसिल बोलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम कब बनाए गए थे? तो मध्य प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम 1983 में बनाए गए थे। मध्य प्रदेश राज्य जो सेवा नियम है, जिसको हम SUS बोलते हैं, ये कब बनाए गए हैं? स्टेट यूनिवर्सिटी इसको सर्विस बोलते हैं। ये कब बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं 1983 में। अगला है, शोध जो है, देखो अध्यादेश जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस। बात करते हैं कि अध्यादेश होता क्या है। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश बोल सकते हैं जैसे कि इसकी शक्ति जो होती है सामान्यतः एक एक्ट के बराबर ही होती है ना। तो अधिनियम और परिनियम के बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज होता है वो अध्यादेश ही होता है। अध्यादेश को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस बोलते हैं। ये अधिनियम और परिनियम के बाद तीसरा महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज होता है। ये विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और व्यवहारिक जो कार्य होते हैं उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, परीक्षाओं का आयोजन करता है, परिणाम घोषित करता है, विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश के नियम बनाता है, छात्रों की फीस का निर्धारण करता है, डिग्री किसको दी जाए, डिप्लोमा किसको दिया जाए, इसकी शर्तें देता है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा इसको आमतौर पर तैयार किया जाता है और राज्यपाल की अनुमति के बाद इसको लागू किया जाता है। तो बोल सकते हैं जहाँ पर परिनियम जो होता है ढांचा बनाता है, परिनियम जैसे ढांचा बना दिया, परिनियम ने एक स्ट्रक्चर बना दिया, तो परिनियम ने जैसा एक ढांचा बना दिया, तो वहीं अध्यादेश उसके वर्किंग के नियमों को तय करता है, मतलब वो किस प्रकार का करेगा उसके बारे में बताता है। बात करते हैं कौन सा अध्यादेश शोध के बारे में बताता है? 11 अध्यादेश 11 शोध या रिसर्च के बारे में बताता है। अध्यादेश 11 किसके बारे में बताता है? अध्यादेश 11 मुख्य रूप से शोध और विशेष रूप से PhD की उपाधि प्रदान करने की शर्तों और प्रक्रियाओं को बताता है कि जैसे शोधार्थी के लिए न्यूनतम योग्यता कितनी होना चाहिए, उसे प्रवेश परीक्षा का आयोजन जैसे कि DET एग्ज़ाम होता है, डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट, साक्षात की प्रक्रिया, शोध केंद्र कहाँ बनाए जाएंगे, किन को मान्यता दी जाएगी, है ना। इसके अलावा एक शोध डिग्री समिति होती है जिसको हम RDC बोलते हैं। इसके द्वारा जब अनुमोदन प्राप्त होता है
तभी किसी भी व्यक्ति को शोध के लिए पात्र माना जाता है और वो एक बोल सकते हैं एक प्रमाणित रूप से पात्र होता है। तो ये किस अध्यादेश में बोला गया है कि शोध के नियम वगैरह की बात की गई है? अध्यादेश 11 में की गई है। बात करते हैं प्रथम परिनियम कौन तैयार करता है? प्रथम परिनियम किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? समन्वय समिति। सबसे पहले जो परिनियम होते हैं, वैसे तो कार्य परिषद करता है, लेकिन जो प्रथम परिनियम होते हैं वो किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? समन्वय समिति द्वारा तैयार किए जाते हैं। धारा 36 में ऐसा बोला गया है। अधिनियम लागू होने की शुरुआत में सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक समान कानूनी ढांचा हो, इसके लिए एक समन्वय समिति होती है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? इस समिति के अध्यक्ष राज्यपाल होते हैं। प्रथम परिनियमों को बनाने के अलावा समन्वय समिति के पास किसी भी परिनियम को अमेंडमेंट करने की, मतलब संशोधित करने की या रद्द करने की शक्ति होती है। इसके बाद के प्रथम परिनियम के बाद के जितने भी परिनियम आएंगे उनको कौन तैयार करता है? उनको कार्य परिषद तैयार करती है, लेकिन प्रथम वाले को कौन करता है? समन्वय समिति तैयार करती है। प्रथम अध्यादेश कौन तैयार करता है? प्रथम अध्यादेश कौन तैयार करता है? जैसे कि प्रथम परिनियम का समन्वय समिति करती है, ऐसे ही प्रथम अध्यादेश भी समन्वय समिति ही करती है। धारा 38 के अनुसार अधिनियम की धारा 38 स्पष्ट करती है कि विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश समन्वय समिति द्वारा ही बनाए जाएंगे, जिसका अध्यक्ष राज्यपाल रहेगा, और बाद के जितने भी रहेंगे वो किसके द्वारा रहेंगे? कार्य परिषद द्वारा बनेंगे। प्रथम के बाद के अध्यादेश कौन तैयार करेगा? कार्य परिषद। प्रथम अध्यादेश के बाद के अध्यादेश कौन लाएगा? कार्य परिषद रहेगी। एकेडमिक जो अध्यादेश रहते हैं, जो शिक्षा से, पढ़ाई से संबंधित रहते हैं, उन अध्यादेश को कौन तैयार करता है? विद्या परिषद तैयार करती है। एकेडमिक अध्यादेश को कौन तैयार करता है? विद्या परिषद। आपके लिए मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय जो अधिनियम है उसको पूरा मैं एक टॉपिक लेके आऊँगी, थ्योरी आपको पढ़ाऊँगी यहीं यूट्यूब पर निःशुल्क, जिसमें सारी धाराएं, इसमें 69 धाराएं हैं जिसमें हम सारी धाराओं को पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने हमारा कोर्स लिया हो जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, 4 कोर्सेस अवेलेबल हैं, 199 से लेके 1499 तक के कोर्स हैं। सारे ही कोर्सेस में टेलीग्राम पर प्रैक्टिस, टेलीग्राम पर टेस्ट फ्री हैं। लगातार रोज़ाना प्रैक्टिस होती है, संडे टेस्ट होता है। तो अगर आपने ये लिया है तो हमने इसकी सारी धाराओं को ट्रिक से याद करवाया है ना। तो आप अगर अभी भी आपसे याद नहीं हो रहा, क्योंकि सिलेबस में बहुत सारे अधिनियम हैं, सेवा उपार्जन अधिनियम है, लोक सेवा गारंटी अधिनियम है, सूचना अधिकार अधिनियम है, ये सारे अधिनियम आपको करना है। इसके अलावा पार्ट ए में भी अधिनियम दिए गए हैं, उसकी धाराओं को भी आपको करना है। और हर एक धारा, क्योंकि सिलेबस में आपके एग्जाम में धाराएँ ही पूछी जाएंगी, तो मेन काम है आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि सिलेबस तो छोटा है लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा मांगता है, धाराएं बहुत ज़्यादा हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है। ठीक है। तो अकादमिक अध्यादेश कौन तैयार करता है? विद्या परिषद अकादमिक आदेश तैयार करता है। अगला है छात्रों का प्रवेश किस अध्यादेश में है? अध्यादेश 4 में। छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया का वर्णन किस में है? अध्यादेश 4 में छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। छात्रों के नामांकन और माइग्रेशन, उन्हें कहीं दूसरे में जगह पे जाना है, उसका वर्णन किस में किया गया है? अध्यादेश 5 में। छात्रों के नामांकन और माइग्रेशन का वर्णन किस अध्यादेश में है? अध्यादेश 5 में है। कोई दूसरे कॉलेज में उनको अगर एडमिशन लेना हो। परीक्षा संचालन किस अध्यादेश में है? तो परीक्षा संचालन का वर्णन अध्यादेश 6 में है। परीक्षा संचालन का वर्णन किस में है? अध्यादेश 6 में परीक्षा संचालन का वर्णन है। स्नातक स्नातकोत्तर उपाधियां, शैक्षणिक अर्हता का वर्णन किस अध्यादेश में किया गया है? मतलब जो उपाधियों के बारे में बोल रहे हैं कि जो उपाधियां प्राप्त होती हैं वो किस अध्यादेश के अंतर्गत होती हैं? अध्यादेश जो 7 है उसमें उपाधियों के बारे में बताया गया है। ये विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत बने हुए हम अध्यादेश और परिनियम कर रहे हैं, उसके बाद के नहीं कर रहे हैं ना। पीएचडी का वर्णन, ये शोध वाला है, अभी अपन ने पढ़ा था। पीएचडी का वर्णन किस अध्यादेश में किया गया है? तो अध्यादेश 11 में पीएचडी का वर्णन किया गया है। अगला है अनुशासन और छात्रों का वर्णन। अनुशासन और छात्र आचरण का वर्णन किस अध्यादेश में? कि अनुशासनात्मक कार्यवाही होना चाहिए, छात्र अनुशासन में रहना चाहिए, ऐसा वर्णन किस अध्यादेश में है? तो ऐसा वर्णन अध्यादेश 12 में किया गया है। अगला है महाविद्यालयों की संबद्धता का वर्णन, कि कॉलेज से, विश्वविद्यालयों से महाविद्यालय जुड़ेंगे, इसका वर्णन किसमें किया गया है? अध्यादेश 13 में किया गया है। महाविद्यालयों की संबद्धता का वर्णन किसमें किया गया है? महाविद्यालयों की संबद्धता का वर्णन अध्यादेश 13, मतलब
क्या प्रक्रिया रहेगी महाविद्यालयों से, विश्वविद्यालयों से अगर महाविद्यालयों को संबद्ध होना है तो उन्हें आवेदन देना पड़ेगा, फिर एक निरीक्षण समिति आएगी, वो जांच करेगी, फिर जांच के बाद वो रिपोर्ट देगी। ये सब बातें कही गई है अध्यादेश 13 में। निजी विश्व महाविद्यालयों में शिक्षकों की सेवा शर्त का वर्णन किस अध्यादेश में है? अध्यादेश 14 में निजी महाविद्यालयों में शिक्षकों की सेवा शर्तों का वर्णन किया गया है। अगला है छात्रवृत्तियां एवं पदक के बारे में किस अध्यादेश में बताया गया है? तो छात्रवृत्तियां और पदक जो मिलेंगे, बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी, बच्चों को कोई मेडल मिलेगा, तो वो किस के तहत मिलेगा, किस प्रक्रिया के तहत मिलेगा, क्या कार्यक्रम होंगे, ये सारों का वर्णन किस अध्यादेश में किया गया है? अध्यादेश 15 में किया गया है। विशिष्ट अध्ययन और शोध केंद्र की स्थापना की जाएगी, इसका वर्णन किस में है? 19 में। देखो, शोध के लिए जो नियम है वो किस में है? अध्यादेश 11 में है। और एक शोध केंद्र की स्थापना की जाएगी, ये किस अध्यादेश में है? अध्यादेश 19 में है। अगला है कौशल विकास और पत्राचार पाठ्यक्रम का वर्णन किस अध्यादेश में है? अध्यादेश 20 में है। कौशल विकास और पत्राचार जो पाठ्यक्रम होते हैं उसका वर्णन किस अध्यादेश में है? तो पत्राचार जो पाठ्यक्रम होते हैं, दूर रह के पढ़ाई करना, ये सारे जो पाठ्यक्रम होते हैं, इसका वर्णन किस अध्यादेश में किया गया है? तो इसका जो वर्णन किया गया है अध्यादेश 20 में किया गया है। अध्यादेश का निर्माण धारा 38 के अंतर्गत कौन करता है? तो अध्यादेश का वर्णन किस धारा में है? धारा 38 में है। और इसका गठन जो है कौन करता है? किसके अंत कौन करता है अध्यादेश का निर्माण? कार्य परिषद करती है। पहले अध्यादेश कौन बनाता है? समन्वय समिति बनाती है, और पहले के बाद कौन बनाता है? कार्य परिषद बनाती है। अध्यादेश की जो वैधानिक प्रक्रिया है वो किस में है? 37 में भी है, 38 में भी है, 39 में, तो सभी सही हो जाएंगे। सारों में अध्यादेश की वैधानिक प्रक्रिया है। अगला है अध्यादेश 4 को भी हाल ही में संशोधन किया है, जिसमें प्रवेश प्रक्रिया संबंधित नियम है। संशोधित करके कौन सा अध्यादेश जोड़ा है? 14A जोड़ा है। अध्यादेश 4 को संशोधन करके कौन सा अध्यादेश जोड़ा है? 14A अध्यादेश को जोड़ा है, अध्याय 4 को संशोधित करके। अध्यादेश 14A किस बारे में बताता है? तो ये बताता है MEME, मतलब जो होता है कि आप मल्टी जो एग्ज़ाम जो होते हैं दे सकते हैं, मल्टी जगह से आप जो छोड़ सकते हैं, है ना, मतलब अलग अलग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, उसको हम MEME बोलते हैं। जो इसका वर्णन किया गया है कि आप मतलब इस सिलेबस को बहुत ज़्यादा लचीला बनाता है, उसको हम बोलते हैं MEME। इसके अलावा जो ABCD क्रेडिट सिस्टम होता है, अकाउंट बैंकिंग क्रेडिट सिस्टम, ये ABCD ये भी इसी के अंतर्गत आता है। विषय लचीलापन ये प्रदान करता है। तो ये सारी प्रक्रिया किस में बताती है? अध्यादेश 14A में बताता है। किस में बताता है? अध्यादेश 14A में बताता है। मतलब ये संशोधन हुआ है, अध्यादेश 4 जो था पहले, उसका संशोधन हुआ है। इसको हम बोल सकते हैं मल्टी एग्जिट मल्टी एंट्री, मतलब कहीं भी किसी विद्यालय से छोड़ सकते हो, मल्टीपल टाइम एंट्री कर सकते हो, मल्टीपल टाइम आप एग्जिट कर सकते हो। ये जो नई शिक्षा नीति आई है 2020, उसके तहत ये लागू किया गया है। मतलब छात्र अपनी पढ़ाई के दौरान कभी भी कोर्स छोड़ सकते हो, बाद में कभी भी दोबारा से शुरू कर सकते हैं। पहले क्या होता था, 3 साल की डिग्री 3 साल में ही करना पड़ता था। यदि अब बच्चा 1 साल में छोड़ देता है पढ़ाई को, तो उसको क्या मिल जाएगा? एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ उसने 1 साल पढ़ाई की है। यदि 2 साल में अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है तो उसको क्या मिल जाएगा? डिप्लोमा मिल जाता है। यदि 3 साल में अपनी पढ़ाई को छोड़ता है तो उसको डिग्री मिल जाती है, और 4 साल में अगर वो छोड़ता है तो उसको शोध के साथ जो है डिग्री प्राप्त हो जाती है ना। तो ये याद रखना। और एकेडमिक क्रेडिट बैंक होता है, इसमें छात्रों के जो कमाए गए क्रेडिट होते हैं वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में सुरक्षित हो रखे जाते हैं, जिससे वे एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में आसानी से उसको स्थानांतरित कर सकते हैं। तो ये सारे ही इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अगला है अध्यादेश 6 को के मतलब ये परिणाम से संबंधित होता है। अध्यादेश 6 को किस अध्यादेश द्वारा संशोधित किया गया है? 14B। अध्यादेश 4 को किसके द्वारा किया गया है? 14A को। और अध्यादेश 6 को किसके द्वारा किया गया है? 14B द्वारा, है ना, दोनों ही याद रखना। अध्यादेश 14B किस बारे में बताता है? तो ये किस बारे में बताता है? परीक्षा और मूल्यांकन के बारे में बताता है। अध्यादेश 14B किसके बारे में बताता है? परीक्षा और मूल्यांकन के बारे में अध्यादेश 14B बताता है। किसके? परीक्षा और मूल्यांकन के बारे में
बताता है। अगला है डिजिटल लॉकर। हर बच्चे के पास एक लॉकर होगा जिसमें उसके क्रेडिट अंक जो होंगे स्टोर करे रखे होंगे। ऐसा कौन सा अध्यादेश बताता है? ये 6 ही बताता है। अध्यादेश 6 परीक्षा और मूल्यांकन पद्धति का बताता है। मूल्यांकन के द्वारा ही उसको जो क्रेडिट प्राप्त होते हैं वो उसके पास एक उसका डिजिटल लॉकर होता है, वो हमेशा उसके पास सुरक्षित रहता है, वो कहीं भी पढ़ाई करे। तो ऐसा वर्णन किस अध्यादेश में किया गया है? अध्यादेश 6 में किया गया है। परीक्षा और क्रेडिट प्रणाली को किस अध्यादेश से संशोधित किया गया है? यही 6 में ही परीक्षा और क्रेडिट प्रणाली को संशोधित किया गया है। अगला है बहुप्रवेश और बहुनिकास, मतलब वही मल्टी एग्जिट मल्टी एंट्री का वर्णन किस अध्यादेश में किया गया है? तो अध्यादेश 4 में किया गया है। किस अध्यादेश में किया गया है बहुप्रवेश बहुनिकास का वर्णन? अध्यादेश 4 में इसका वर्णन किया गया है। अगला है डिजिटल हस्ताक्षरित मार्कशीट का वर्णन किस अध्यादेश में है? ये जो होगा ना, ये भी अध्यादेश 6 में ही होगा। सॉरी, ये गलती हो गई। बहुप्रवेश और निकास का वर्णन भी किस में किया गया है? 6 में ही किया गया है, क्योंकि ये पाठ्यक्रम को क्या दे रहे हैं? लचीलापन प्रदान कर रहे हैं, है ना। तो ये अध्यादेश 6 ही कर रहा है। उसमें तो जो 4 जो है वो प्रवेश से संबंधित हो जाएगा, प्रवेश और निकासी से संबंधित हो जाएगा, इसलिए अध्यादेश 4 भी इसका ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये लचीलापन भी प्रदान कर रहा है, इसलिए अध्यादेश 6 इसका आंसर हो जाएगा। डिजिटल हस्ताक्षरित मार्कशीट, ये भी डिजिटल का वर्णन है जो अभी नया संशोधन करके जोड़ा गया है। अध्यादेश 6 में जोड़ा है, 14B उसी में बताया गया है डिजिटल हस्ताक्षरित मार्कशीट होगी, मतलब मार्कशीट में डिजिटल रूप से हस्ताक्षर होंगे। किस अध्यादेश में संशोधन कर अब कॉलेजों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के नियमों को सरल बना दिया है? तो अध्यादेश 13। अध्यादेश 13 जो है कॉलेज को क्या दे रही है? स्वायत्तता प्रदान कर रही है, और स्वतंत्रता प्राप्त करने के नियमों को भी इसके अंतर्गत क्या बना दिया है? सरल बना दिया है। अगला है अध्यादेश 11 के अंतर्गत शोध पर्यवेक्षक के लिए प्रोफेसर बनने के लिए, मतलब अगर शोध का पर्यवेक्षक बनना है तो शोध पर्यवेक्षक के लिए प्रोफेसर बनने के लिए तो उसकी शोध का अगर पर्यवेक्षक बनना है तो उसके लिए पहले प्रोफेसर को, जो प्रोफेसर होगा उस प्रोफेसर को कितने शोध पत्र, उसके पास कितने शोध पत्र होना आवश्यक है? 5 शोध पत्र होना आवश्यक है। अध्यादेश 11 के अंतर्गत शोध पर्यवेक्षक अगर बनना है तो प्रोफेसर के पास कितने शोध पत्र होना आवश्यक है? तो यदि शोध पर्यवेक्षक बनना है उसको, प्रोफेसर को, तो उसके पास कितने होना चाहिए? उसके पास कम से कम 5 जो होना चाहिए। कितने होना चाहिए उसके पास? 5 जो है शोध पत्र, कम से कम 5 शोध पत्र उसके पास होना चाहिए। अगला है कॉलेज की संबद्धता प्राप्त कर निरीक्षण की जो निर्धारित समय सीमा है वो कितनी है? इसमें कॉलेज की संबद्धता वाले क्वेश्चन भी आपके आ गए हैं। तो संबद्धता सीमा कितनी है? जनवरी से मार्च है। कॉलेज की संबद्धता प्राप्त कर निरीक्षण की जो निर्धारित समय सीमा होती है वो कितनी होती है? जनवरी से मार्च होती है। इसमें आप कॉलेज वाले निरीक्षण कर सकते हो। कब तक अनुमति दे सकते हैं? किस मंथ तक? तो अनुमति 30 अप्रैल तक दे सकते हैं, क्योंकि फिर शैक्षणिक सत्र स्टार्ट हो जाता है। तो अनुमति कब तक दे सकते हैं? 30 अप्रैल तक दे सकते हैं। फ्रेंड्स 6260190944 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने मुझे अभी तक व्हाट्सअप पर हाय लिखकर नहीं भेजा है, अपना नंबर सेव नहीं कराया है तो करा दीजिए। यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा, महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। इसके अलावा स्टेटस के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा एक हमारा पब्लिक टेलीग्राम भी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी आपको अपडेट मिलता रहेगा, क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे। वहाँ पर टेलीग्राम पर मैं प्रैक्टिस भी कराती हूँ, तो वो भी आपको मिलता रहेगा। फ्रेंड देखिए, ये हमारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार का सुपर 100 बैच है। 1499 इसका चार्ज है। इसमें आपको पार्ट ए पार्ट बी दोनों मिलेगा। रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स, PYQ, MCQ ये सब मिलेगा। ये टारगेट बैच है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का। इसमें पार्ट बी के नोट्स और क्लास आपको दिए जाएंगे, है ना। इसमें पार्ट बी का संपूर्ण मटेरियल आपको मिलेगा। MCQ भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, इसमें आपको क्लासेस भी मिलेंगी, टेलीग्राम प्रैक्टिस भी मिलेगी और टेस्ट भी मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको क्लास नहीं चाहिए, ओनली नोट्स और MCQ चाहिए है, तो ये 499 वाला कोर्स आप हमारा परचेस कर सकते हैं। इसमें MCQ भी है और नोट्स
भी हैं पार्ट बी के। ये केवल MCQ कोर्स है, अगर आप ये लेना चाहते हैं पार्ट बी का 199 रुपये का है। हर टॉपिक के MCQ इसमें मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक एप्लीकेशन की लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से फोल्डर बने हुए हैं, तो आप जाके उसको डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं, या आपको GK विद आकांक्षा शर्मा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा टेलीग्राम का बैच है। ये देखिए आपको इस प्रकार से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है। ये देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन है, ये इस प्रकार से प्रैक्टिस कराई जाती है। ये देखिए, ये कौशल विकास संचालय, ये टॉपिक दिया है। टेस्ट है संडे को 8 बजे टेस्ट है इसका, तो हर संडे यहाँ पे टेस्ट होता है। टेस्ट के लिए भी टेलीग्राम का अलग जो ग्रुप है वो बनाया गया है। देखिए, ये पूरा जो यूनिट 3 का टॉपिक है विश्वविद्यालय की खेल गतिविधि, उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई गई है। देख सकते हैं इस प्रकार से तैयारी भी टेलीग्राम पर कराई जाती है। सो आप अगर ये लेना चाहते हैं क्वेश्चन तो आप ले सकते हैं, ये तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से बनाए गए नोट्स हैं। नोट्स का डेमो भी दिया गया है। ये MCQ का डेमो है, मैंने नोट्स का डेमो भी दिया है, आप एप्लीकेशन पे जाकर देख सकते हैं। सुपर 100 या टारगेट बैच में पहला जो है वो नोट्स का ही डेमो दिया गया है। कुलपति की जो शक्तियां हैं वो किस परिनियम में दी गई हैं? कुलपति की शक्तियां किस परिनियम में दी गई हैं? दूसरे परिनियम में कुलपति की शक्तियां दी गई हैं। किसमें? दूसरे परिनियम में दी गई हैं। अगला है, केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुलाधि सचिव को क्या कहते हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालय में अगर कुलाधि सचिव होता है तो उसको प्रो रेक्टर बोलते हैं, और यदि राज्य विश्वविद्यालय में कुलाधि सचिव होता है तो उसको केवल रेक्टर बोलते हैं। राज्य विश्वविद्यालय है तो रेक्टर बोलेंगे, और केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रो रेक्टर बोलेंगे। अगला है, छात्र कल्याण संकाय अध्यक्ष के कर्तव्य। जो छात्र कल्याण संकाय अध्यक्ष होता है ना, जिसको हम DHW भी बोलते हैं, इसके कर्तव्य जो हैं वो किस परिनियम में बताए गए हैं? इसके कर्तव्य जो हैं परिनियम 4 में बताए गए हैं। छात्र कल्याण अध्यक्ष के कर्तव्य किस परिनियम में बताए गए हैं? चौथे परिनियम में बताए गए हैं। वित्त नियंत्रक का वर्णन, वित्त नियंत्रक का वर्णन किस परिनियम में है? परिनियम 21 में है। वित्त नियंत्रक का वर्णन किस परिनियम में किया गया है? परिनियम 21 में किया गया है। अध्ययन मंडल का वर्णन किस परिनियम में किया गया है? अध्ययन मंडल का वर्णन परिनियम 11 में किया गया है। परिनियम संशोधन का अधिकार किसको है? परिनियम में संशोधन कौन कर सकता है? सभा, कोर्ट परिनियम में संशोधन कर सकती है और अंतिम कार्य परिषद को भेजती है अनुमोदन, और जो अनुमोदित करती है तो कौन कर सकता है? सभा कर सकती है। परिनियम में क्या शामिल नहीं होता? पदों का सृजन, अधिकारियों की नियुक्ति, सेवा शर्तें, ये सारा होता है। पाठ्यक्रम इसमें शामिल नहीं होता। पाठ्यक्रम कौन बनाता है? विद्या परिषद पाठ्यक्रम को बनाती है, तो पाठ्यक्रम परिनियम में शामिल नहीं होता। परिनियम को स्वीकृति अंततः किसके द्वारा दी जाती है? कुलाधिपति मतलब चांसलर द्वारा दी जाती है। परिनियम का संबंध किससे होता है? परिनियम का जो संबंध होता है वो किससे होता है? विश्वविद्यालय की संरचना से संबंधित होता है। पूरा विश्वविद्यालय की संरचना जो होती है परिनियम द्वारा ही बनी हुई होती है, तो परिनियम का संबंध किससे होता है? विश्वविद्यालय की संरचना से होता है। परिनियम लागू होने से पहले क्या आवश्यक होता है? परिनियम लागू होने से पहले कुलाधिपति मतलब चांसलर की स्वीकृति आवश्यक होती है। परिनियम किस स्तर का प्रावधान होता है? तो परिनियम जो होता है उच्च स्तर के होते हैं। परिनियम क्या होते हैं? उच्च स्तर के होते हैं। याद रखना, परिनियम क्या होते हैं? उच्च स्तर के होते हैं, जबकि अध्यादेश क्या होता है? मध्य स्तर का होता है। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश मध्य स्तर का होता है, ठीक है। और विनियमन जो होते हैं, विनियम जो होते हैं वो निचले स्तर के होते हैं। विनियम निचले स्तर के होते हैं, परिनियम उच्च स्तर के होते हैं, अध्यादेश मध्य स्तर के होते हैं। परीक्षा से संबंधित जो प्रावधान है वो किस में आते हैं? अध्यादेश में आएंगे। परीक्षा से संबंधित प्रावधान किस में आएंगे? अध्यादेश में आएंगे। अध्यादेश का स्तर कैसा होता भी मैंने बताया था। अध्यादेश का जो स्तर होगा वो मध्य स्तर अध्यादेश का होता है। अध्यादेश किससे संबंधित नहीं है? पाठ्यक्रम से होगा, परीक्षा से होगा, है ना, प्रवेश से होगा, प्रशासनिक ढांचे से नहीं होगा, क्योंकि प्रशासनिक ढांचे से किसका संबंध होता है? परिनियम का संबंध प्रशासनिक ढांचे से होता है। अध्यादेश में संशोधन कौन कर सकता है? अध्यादेश में संशोधन कार्य परिषद कर सकती है। कौन? कार्य परिषद कर सकती है। अस्थायी संबद्धता किसे दी जाती है? अस्थायी संबद्धता हमेशा नए कॉलेज को दी जाती है। जो नए कॉलेजेस होते हैं किन्हें दी जाती है? उनको अस्थायी संबद्धता दी जाती है। स्थायी संबद्धता कब दी जाती है? जब कॉलेज अपने स्टैंडर्ड पूरे कर लेता है, मानकों की पूर्ति कर लेता है, तब स्थायी संबद्धता दी जाती है।
फ्रेंड देखिए ये हमारे यूनिट 5 के नोट्स हैं, आप रिव्यू देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से हमारे नोट्स बनाए गए हैं। देखिए हर टॉपिक की धारा के बारे में बताया गया है, कौन सी टॉपिक किस धारा से संबंधित है। जबकि हम यूनिट 5 पढ़ रहे हैं और विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वो यूनिट 3 में है, लेकिन यूनिट 5 के भी टॉपिक जो है उसी से संबंधित है, तो हमने हर धारा के तहत उसका प्रावधान किया गया है। देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा नोट्स है, हर टॉपिक को हाईलाइट किया गया है, जो मेन पॉइंट है उसको कलर चेंज करके बनाया गया है। जैसे कि इंपॉर्टेंट फैक्ट डाले हुए हैं, हर जगह लड्डू प्रश्न भी डाले हुए हैं ताकि याद करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन है, ये पूरा रिव्यू है। इसी प्रकार से नोट्स हैं, बहुत ही सरल भाषा में नोट्स बनाए गए हैं हैंड रिटन टाइप से। कुछ यूनिट पूरी तरह से हैंड रिटन दी गई हैं, जो जहाँ पे पढ़ने में जिसमें आपको मतलब एकदम सुविधा हो। जैसे कि रजिस्ट्रार है, कुल सचिव, धारा 16 में वर्णन है, क्या होता है, इसके शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, ये सारा कुछ दिया है। वन लाइन ट्रिक भी इस प्रकार से दी है। तो इस प्रकार से ये नोट्स हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। अगला है संबद्धता। किसी भी कॉलेज की संबद्धता अगर कॉलेज मानकों का पूरा नहीं करता है तो संबद्धता को कौन समाप्त कर सकता है? तो कार्य परिषद जो है वो संबद्धता को समाप्त कर सकती है। अगला है निम्न में कौन सा परिनियम का उदाहरण है? अधिकारियों की अगर नियुक्ति होती है तो परिनियम के अंतर्गत ही होती है, जबकि परीक्षा, कार्यक्रम, प्रवेश ये सब अध्यादेश होता है। जबकि अधिकारियों की नियुक्ति क्या होती है? परिनियम होती है। परिनियम जो होते हैं किस प्रकार के नियम होते हैं? परिनियम दीर्घकालीन होते हैं, लंबे समय के लिए बनाए जाते हैं। अगला है संबद्धता समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? कार्य परिषद के पास संबद्धता समाप्त करने का अधिकार होता है। संबद्धता के लिए निरीक्षण कौन करता है? संबद्धता के लिए जो निरीक्षण करता है वो निरीक्षण समिति करती है। कौन? निरीक्षण समिति। विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तों का निर्धारण किस में किया जाता है? तो ये किया जाता है अधिकारियों की नियुक्ति हो गई, सेवा शर्तें हो गई, ये सब किससे संबंधित होता है? परिनियम से संबंधित होता है। धारा 35 में इसका वर्णन किया गया है। परीक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रम से संबंधित प्रावधान किसमें होते हैं? अध्यादेश में होते हैं। अगला है कौन सा अध्यादेश का विषय है इनमें से? परीक्षा का आयोजन करना, ये अध्यादेश का विषय होता है। अगला है परिनियम विश्वविद्यालय की संरचना से संबंधित होते हैं, अध्यादेश परीक्षा और पाठ्यक्रम से संबंधित होते हैं। इनमें से क्या सही है? तो दोनों ही सही हैं। परिनियम संरचना से संबंधित हो जाएंगे और अध्यादेश परीक्षा और पाठ्यक्रम से संबंधित हो जाएंगे। परिनियम का निर्माण कार्य परिषद करती है, अध्यादेश का निर्माण कार्य परिषद करती है। क्या कौन इनमें से सही है? तो इसमें से केवल 2 सही हो जाएगा। परिनियम का जो निर्माण है वो मुख्यतः सभा द्वारा किया जाता है और उसको अनुमोदन कार्य परिषद करती है, तो ये इसके दोनों सही नहीं होंगे, 2 सही केवल हो जाएगा। अगला है परिनियम उच्च स्तर के नियम है और अध्यादेश निम्न स्तर के नियम है। तो अध्यादेश वैसे तो मध्य स्तर के नियम है, लेकिन परिनियम के अंतर्गत ये निम्न स्तर के आ जाएंगे, इसलिए ये दोनों सही हो जाएगा। वैसे अगर यहाँ पे विनियमन अगर होता तो विनियमन सबसे निम्न स्तर का होता और अध्यादेश जो होगा मध्य स्तर का हो जाएगा। परिनियम में परीक्षा संबंधी नियम बनाए जाते हैं और अध्यादेश में परीक्षा संबंधी नियम बनाए जाते हैं। इनमें से कौन सही है? तो केवल 2 सही होगा। परिनियम में परीक्षा संबंधी नियम नहीं बनाए जाते, तो इसका केवल दूसरा ही सही होगा। यदि विश्वविद्यालय कोई नया परीक्षा पैटर्न लागू करता है तो वो किसके अंतर्गत आएगा? अध्यादेश के अंतर्गत आएगा। यदि विश्वविद्यालय नए पदों का सृजन करता है तो वो किसके अंतर्गत आएगा? तो वो परिनियम के अंतर्गत आएगा। अगला है कौन सा जोड़ा सही है? परिनियम परीक्षा नहीं, परिनियम परीक्षा नहीं करता। अध्यादेश सेवा शर्तें नहीं, ये ऐसा हो जाएगा, है ना। परिनियम प्रशासनिक ढांचा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अध्यादेश पद सृजन, ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका सी केवल सही हो जाएगा। परिनियम और अध्यादेश में मुख्य अंतर क्या होता है? परिनियम उच्च स्तर के होते हैं और अध्यादेश निम्न स्तर के शैक्षणिक कार्यों से संबंधित होते हैं। कौन सा परिनियम के अंतर्गत नहीं आएगा? परीक्षा प्रणाली जो होगी वो परीक्षा परिनियम के अंतर्गत नहीं आएगा। अध्यादेश लागू करने के लिए क्या आवश्यक है? किसकी अनुमति आवश्यक है? कुलाधिपति की स्वीकृति अध्यादेश के लिए अध्यादेश लागू करने आवश्यक होती है। फ्रेंड्स कल जो अपन करेंगे, कल अपन विश्वविद्यालयों की खेल गतिविधि से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, साथ ही छात्र कल्याण, संकाय और अध्ययन मंडल से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा टॉपिक वाइज सीरीज़ है जिसमें मैं टॉपिक वाइज MCQ आपको करा रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और यहाँ पर एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन था,
ये अध्यादेश निम्न स्तर के हैं, तो ये याद रखिएगा, अध्यादेश मध्य स्तर के हैं। ये क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन ऐसा आया तो आपको ऐसा करना है। इसके अलावा यहाँ पर भी ये दोनों ही सही हो सकते हैं। परिनियम का निर्माण कार्य परिषद करती है, अध्यादेश का निर्माण पहले सभा द्वारा परिनियम देखते हैं, कार्य परिषद उसको अनुमोदन देती है, बाद में इसको लागू होता है, तो इसको हम दोनों सही भी बोल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोर्स लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन जीके विद आकांक्षा शर्मा को डाउनलोड कर लीजिएगा। आकांक्षा के साथ शर्मा जरूर लगाइएगा, है ना। और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी आपको एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।